ठीक है, तो आगे जाते हैं हम। आज हम ऑटोवेयर देखते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना के लिया है। अभी यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टली बना के ले रहा हूँ, टाइम हमारा बचे इसके लिए। नहीं तो अभी तक लास्ट लेक्चर तक मैं खुद से यहाँ पे प्रोजेक्ट बना था। अब सब लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो, सबका हो रहा है क्रिएट? यस सर। तो मैंने अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहले से बना रखा है। form.xml के अंदर मैंने डाल दी सब कुछ डिपेंडेंसी, और वो यहाँ पे मेरी पूरी जार यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मैवेन डिपेंडेंसी के अंदर आपकी जार आनी चाहिए रेफरेंस लाइब्रेरी के थ्रू, नहीं। रेफरेंस लाइब्रेरी यानी आप एक्सटर्नल खुद से डाल रहे हो, वो हमें करना ही नहीं है। बेसिकली एक्सटर्नल लाइब्रेरी डालना ही नहीं है हमें यूजिंग मैवेन से ही करना है पूरा। ठीक है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले ऑटो वायरिंग अगर हमें पढ़ना है। ऑटो वायरिंग यानी क्या? वो हमारा ऑब्जेक्ट खुद से बना के देगा। ठीक है, यानी अगर एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायरिंग फुलफिल कर देगा। जैसे मैं अगर मेरे बॉडी के अंदर कुछ डिफिशियंसी या रहेगी, यानी मेरी बॉडी अगर कुछ विटामिन डी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें पूरा फिल करके देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ऑटो वायरिंग भी वैसे ही काम करेगी। तो उसके लिए मैंने एक app.java क्लास बना के लेके आई, जो हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कॉन्फिग क्लास बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, सेम एज इट। तो सोर्स मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फिग क्लास बना रहा हूँ। इन्हें एक नया पैकेज बनाऊंगा वहां पे com.jpk.demo ऑटोवायर ना करके मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपली com.jpk. ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर ही बना के ले लेता हूँ। कॉन्फिग क्लास इसके अंदर ही बनाते हैं, न्यू क्लास। ठीक है, कॉन्फिग क्लास। ठीक है, इस क्लास को, क्लास नेम थोड़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिनिश कर लेते हैं। ये हमारा कॉन्फिग क्लास बन गया। पहले तो क्या कर लेते हैं, कॉन्फिग क्लास बनने के बाद हमें इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्रिएट करके लेते हैं। चलो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट बताओ, सिंटैक्स चलो फटाफट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट ये इंटरफेस, उसका कंटेक्स्ट इक्वल टू न्यू annotation config एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, config.class। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक एंटिटी क्लास का पैकेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक क्लास बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं अलग पैकेज बनाता हूँ, सेम पैकेज के अंदर नहीं करता, com.jpk.entity नाम का। ठीक है, और वहां पे एक पोजो क्लास बनाएंगे एम्प्लॉय का। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने जो असाइनमेंट दिए थे, टास्क दिया था, वो क्या लास्ट लेक्चर में हमने दिए थे 2 टास्क, वो सबने किए? यस सर। किसी को कुछ दिक्कत आई, एरर, प्रॉब्लम? Sir, I have doubt. I will ask after lecture. ओके, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय के ऊपर मुझे क्या यूज करना है, @component, क्या है, स्टेरियोटाइप एनोटेशन यूज करना है, @component। अब जैसे @component हम यूज करेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्री रिक्वेस्टिक और एक कंपोनेंट स्कैन। वो कंपोनेंट स्कैन कहाँ लिखेंगे, Configuration class. करेक्ट, कॉन्फिग क्लास। यहाँ पर जो लिखते हैं उसके क्लास लेवल के ऊपर, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल कंपोनेंट स्कैन। तो कंपोनेंट स्कैन के अंदर क्या लिखेंगे, सिंपल उसका एट्रीब्यूट, बेस पैकेज रिलीज। देखो स्ट्रिंग एरे है वो, ठीक है, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम पैकेज का नाम लिख देते हैं com.jpk। मैं बेस पैकेज सिंपल इतना लिख देता हूँ। ठीक है, तो वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा, यानी इस एम्प्लॉय का भी वो क्या कर लेगा, ऑब्जेक्ट बना लेगा। इस एम्प्लॉय के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, इंटीजर आईडी यूज कर लेते हैं, देन एक स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं, नेम। ठीक है, फिलहाल इतना ही बना के लेते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट एस, डेटा सेट जनरेट करके ले लेते उसके, ठीक है। टू स्ट्रिंग बाद में बनाते, उसका कंस्ट्रक्टर भी लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, और उसका एक यानी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर भी बना के लेते हैं। सर ये रैपर डेटा टाइप यूज करने की कोई स्पेसिफिक रीजन? जब आप बाद में डेटाबेस के साथ कोडिंग करते हो, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कनेक्ट करते हो, तो उस टाइम वो पूरा इंटीजर यानी रैपर क्लास लिखा तो बहुत अच्छा रहे, ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू यूआरएल से आती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आती है, तो इंटरनली वो मैनेज कर लेता है उसकी लेंथ भी आईडी की, तो रैपर क्लास इज एडवांटेज। अगर आपको इंटीजर लिखना है आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं कि भाई यहाँ पे रैपर क्लास ही यूज करना है। फर्स्ट बेस्ट प्रैक्टिस में यहाँ पे इंटीजर यूज करो, रैपर क्लास यूज करो, आप इंटीजर भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, ठीक है। इंटीजर आईडी यहाँ पर मैंने लिख दिया, एम्प्लॉय, चलो इतना तो काम कर दिया। पहले देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो यहाँ तक हमने कल तक जो पढ़ा था वो, तो आ जाते हैं हमारे app.java के फाइल के अंदर, और यहाँ पे सिंपली चेक कर लेते हैं भाई हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या। तो हमने इस कॉन्फिग क्लास के अंदर देखो अभी बीन लिखा नहीं, ठीक है, आई नेवर राइट एनी बीन। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या यूज किया है, कंपोनेंट, और हमने कंपोनेंट स्कैन भी लिखा है, तो वो बाय डिफॉल्ट वैसे भी वो ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का एक रेफरेंस बनाता हूँ, ई इक्वल टू क्या करेंगे, सिंपल context डॉट गेट बीन, और इसके अंदर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिंपली टाइप यानी क्लास, और फिर उसे ही सिंपल सिस आउट कर लेते हैं और ई कर लेते हैं, ठीक है। इतना पहले चेक करते हैं कि भाई एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं तो उसमें एरर आती है, फिर आगे जाके फायदा। चेक करो पहले, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है प्रॉपर, ठीक है, आउटपुट आ रहा है, दिख रहा है सब लोगों को ये? यस सर। अब हम आगे जाते हैं, अब यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, कंट्री नाम का और एक क्लास बनाते हैं, इस एंटिटी क्लास के अंदर और एक कंट्री नाम का क्लास बनाते, बिकॉज एम्प्लॉय हैज अ कंट्री, वो कंट्री बनाते हैं हम, फिनिश कर लेते हैं। अगेन इस कंट्री के ऊपर भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट, लिख के ले लो @component, @component, ठीक है। देन इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक दो इंस्टेंस मेंबर बनाते हैं, इंटीजर CID और एक स्ट्रिंग CNAME दैट इज अ कंट्री नेम, और उसे भी उसके भी गेटर सेटर बना के लेते हैं हम, सिलेक्ट ऑल जनरेट गेटर सेटर, उसकी टू स्ट्रिंग भी हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट द टू स्ट्रिंग जनरेट करके लेते हैं, उसका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर विद यूजिंग फील्ड जनरेट करो, और एक हमें विदाउट कंस्ट्रक्टर चाहिए, विदाउट पैरामीटर, तो वो भी हम क्या करते हैं यहाँ पे बना के, ठीक है। तो इतना चीजें हमने करके रखी है। अब इस कंट्री का हम रेफरेंस क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉय के अंदर यूज करेंगे। देखो इस एम्प्लॉय के अंदर सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्री, ठीक है। फिलहाल तो ये एरर नहीं देगा हमें कुछ, क्योंकि ये क्या हो गया, सिंपली रेफरेंस हो गया, ये रेफरेंस ही बोलते हैं ना हम इसे। इसका एक हम सेटर मेथड बना के लेते, कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा, यस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी करना पड़ेगा, जनरेट करके लेते हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर को थोड़ा मैं कमेंट करके रख देता हूँ, और एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं,
जो कंट्री है वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाए। ठीक है, जनरेट करके हमारा वो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आए। अब ये तो रेफरेंस हो गया, मगर इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? ठीक है, देखो अगर इतना ही मैं करता हूं और रन कर लेता हूं तो मुझे यहाँ पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस एम्प्लॉय की टू स्ट्रिंग मेथड भी लिखता हूँ। टू स्ट्रिंग जनरेट कर लेते हैं, सेव कर। अब हमें वो एरर देता है क्या नहीं देता है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, app.java के अंदर जाते हैं हम, सिंपल हम क्या करते हैं इसे, ठीक है, रन कर लेते हैं। अब रन करने के बाद देखो कंट्री के अंदर क्या आ गया, नल। नल इंडिकेट्स क्या, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट। करेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा ना, वो हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, हाँ यहाँ पे हमने तो रेफरेंस लगा दिया मगर ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो नॉर्मल अगर हम कोर जॉब में करते हैं तो क्या करते हैं, सिंपल कंट्री इक्वल टू न्यू कंट्री। न्यू कंट्री, उसका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे, तो फिर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता था और फिर वो प्रॉपर वर्क होता था। मगर स्प्रिंग हमें बोलता है कि आप ये मत करो, वैसे भी स्प्रिंग ने बोला है कि आप न्यू यूज ही मत करो कहीं पर। ठीक है, तो फिर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, तो उसके लिए स्प्रिंग ने एक एनोटेशन दिया है @autowire। ठीक है, तो @autowire क्या करेगा, नाम में ऑटो वायरिंग कर देगा। ऑटो वायरिंग यानी ये तो रेफरेंस है मगर इसका ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसे पता चलेगा अच्छा ये कंट्री है क्या, तो वो कंट्री का क्या करेगा, ऑटो वायरिंग यानी उसका एक ऑब्जेक्ट वो बाय डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और आपका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। अब ये जो ऑटो वायरिंग हमने की है ये हमने फील्ड लेवल पे की है। अब ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये कंट्री क्या है, एक इंस्टेंस मेंबर ही है इस एम्प्लॉय का, करेक्ट। अगेन आईडी ये भी इंस्टेंस मेंबर है, नेम ये भी इंस्टेंस मेंबर है, और हमने ये जो ऑटो वायर अप्लाई किया है ये हमारा क्या है, फील्ड लेवल के ऊपर हमने अप्लाई किया। ऑटो वायरिंग आप फील्ड लेवल पे कर सकते हो, यानी यू कैन अप्लाई, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यू कैन अप्लाई ऑटो वायर ऑन फील्ड लेवल, then apply on constructor level, and then apply on setter level। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये अप्लाई कर रहा है, यानी क्या कर रहा है ये, चलो इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर लेवल, सेटर लेवल, फील्ड लेवल, ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक इंजेक्शन बना रहा है। ठीक है, यानी स्प्रिंग कंटेनर को बता रहा है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट बना के दे तू। ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी @component ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो पहले देखेगा @component अपने लिखा है क्या, तभी वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे ही नहीं बनाएगा वो। फिर उसके बाद में वो चेक करेगा कि कॉन्फिग क्लास के अंदर उसने पैकेजेस के अंदर वो क्लास है क्या, कि ऑब्जेक्ट बनाए तो पहले वो क्लास चेक करेगा बेस्ट पैकेजेस में अवेलेबल है। अवेलेबल होने के बाद वो चेक करेगा कि भाई आपने ऑटो वायर लिखा है, यानी ऑटो वायरिंग किए है कि ये क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लास। अभी एम्प्लॉय डिपेंडेंट है इस कंट्री के ऊपर, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इंटरनल ये करेगा जो मैंने आप आगे कमेंट में लिखे, कंट्री इक्वल टू न्यू कंट्री, तो इसके अंदर वैसे भी हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो प्रॉपर कर रहा है क्या। जाते हैं हमारे टेस्ट क्लास के अंदर और रन करके देख लेते हैं। अब देखो कंट्री CID और सीन है वो वैसे भी नल आएगा, मगर अब कंट्री का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया, यहाँ पे नल नहीं दिखा रहा है, इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री, करेक्ट। ठीक है, तो ऑटो वायरिंग का ये एक हमें फायदा हो जाता है। अब आप बोलेगे ठीक है, तो ये तो ऑटो वायरिंग समझ में आ गया, मगर हम ये कंस्ट्रक्टर लेवल, ये सेटर लेवल इंजेक्ट कैसे करेंगे, यानी आपको अगर
CID और CNAME वैल्यू इंजेक्ट करनी है, ठीक है। यानी हमने जो कंट्री लिखा है ये कंट्री हमें यूज करना है, इसका कंस्ट्रक्ट या हमारा सेटर मेथड जो हमने लिखी है कंट्री के अंदर, कौन सी लिखी है भाई, बहुत सारी, CID भी है, CNAME भी है। अगर ये हमें यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, यानी इंजेक्ट कैसे करेंगे, तो आप वो इंजेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑटो वायरिंग एज वेल। पहले तो यहाँ पर हमने फील्ड लेवल अप्लाई किया, कंट्री और कंट्री का रेफरेंस,